ऑन रिकॉर्ड है सब कि बेपनाह ज़मीनें जो हैं उस पर लिखा हुआ है कि इतनी जो है वो वफ़ की ज़मीन, इतने में मस्जिदें बना दी, इतनी दरगाहें बन गई, इतने मदरसे बन गए, और ना वो मस्जिदें एग्जिस्ट करती हैं, ना दरगाहें एग्जिस्ट करती हैं, ना उन मदरसों का पता है। उस पर कागज़ पर दिखा दिया, और वो अंदर के कागज़ वागज़ किसी को पता ही नहीं चलते, और वो ख़त्म हो गई। वो कहीं बेच दी, कहीं मिलजुल कर सांठ-गांठ की इधर उधर से कर लिया। इसमें कम्युनिटी के अलर्ट होने की बात है। आपका पैसा, यानी आपका से मतलब मालिक नहीं है आप, आपको फायदा पहुंचाने वाला पैसा, जिसके प्रोसीड्स और जिसके मुनाफा, वो सब आपकी कम्युनिटी का है, आपकी कम्युनिटी के लिए है, बेचा नहीं जा सकेगा, रहेगा। तो जो कब्जे में है उसे कब्जे को खाली कराइए, लेकिन इसे कम्युनल इशू नहीं बनाए, कम्युनिटी का तो है। हमारे गैर मुस्लिम भाई बहुत बड़ी तादाद में साथ देते हैं, उनको लेकर चलेंगे, देखिए हमारा ये कब्जा हो गया, बहुत आ जाते हैं उनमें से कि ये तो वाकई पेपर दिखाएं करें तो आपके साथ जुल्म हो रहा है, हम साथ देंगे। इस तरह के एजिटेशन को लेकर न चलें जो खाली एक मुसलमानों का अलग से हो जाए। बेसिकली तो स्टार्टिंग जो है इन्होंने दे दी, फिर कुछ बड़े गैर मुस्लिमों के कब्जे में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे अभी कुछ नाम आ गए, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खुद मुसलमानों ने इधर उधर कर दिया। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान इकराम, एक साहब ने दो गरीबों को कुछ ज़मीन दी कि अपनी इतनी है कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी। दोनों भाई थे, वो एक भाई ने दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। अब वो एक तो करोड़पति है और दूसरा उसके पास घर में खाने को भी नहीं, ये हालात है। ये बहुत ट्रैजिक केस है ये, लेकिन ये कुछ किसी एक का नहीं है, ऐसे 10 करोड़ लोग हैं। वो 10 करोड़ लोगों के लिए जो कुछ था उससे 10,000 से भी कम लोग जो हैं वो करोड़पति अरबपति बने हुए हैं। उन 10 करोड़ लोगों के पास खाने को भी नहीं है। ये आपकी कम्युनिटी की कहानी है, जिसमें से 20 करोड़ में से 10 करोड़ इंतहाई गरीब हैं, कोई रोज़गार नहीं है, आगे कोई हालात नहीं है। इनमें कम से कम इन 10 करोड़ में कम से कम 5 करोड़ तो ऐसे होंगे जिन्हें कुरान की मिस्कीन की डेफिनेशन में जो आते हैं। और कुरान ने कितना कहा है मिस्कीन का ख्याल रखने के लिए। ये नमाज रोज़े की आयत जो हैं ये तो बहुत बात को आई। मदीने में जाने के बाद 13 साल तो बार बार यही हिदायत आती रही, ईमानियात की बातें, और मज़लूम का ख्याल रखो, गरीब का, सवाल करने वाले का, ज़रूरतमंद का, यतीम का, मिस्कीन का ख्याल रखो। तो इस कम्युनिटी में 5 करोड़ मिस्कीन हैं और 5 करोड़ और बहुत गरीब हैं, कैसे कैसे करके अपना काम चला लेते हैं। अब जो कुछ थोड़े से 10 करोड़ ऐसे लोग हैं, ये 10,000 लोगों ने उनकी इनकम पर, जायदाद पर कब्जा कर रखा है, और जो बाकी 10 करोड़ हैं उनमें से थोड़े से तो हैं अच्छे, बहुत मालदार, लेकिन ठीक ठाक हैं, खाते, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। वो इस चक्कर में कहीं पड़ते नहीं कि ये इतने भूखे मर रहे हैं, इनसे हमें क्या मतलब। ये कहानी पूरी इस कम्युनिटी की कहानी है। बहुत थोड़े से यहाँ हिंदुस्तान में पारसी हैं, कोई गरीब नहीं उनमें, एक भी नहीं। इसलिए नहीं है कि उनमें जो मालदार हैं वो
किसी को अपनी कम्युनिटी का ज़रूरतमंद नहीं रहने देते, इसलिए कोई एक भी गरीब नहीं है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। मुसलमानों में एक बोहरा कम्युनिटी है, तो इसमें बोहरा कम्युनिटी में शिया भी हैं, कुछ सुन्नी भी हैं, दाऊदी बोहरे महाराष्ट्र में है, काफ़ी गुजरात में। बाकी दूसरे मुसलमानों से ज़रा अलग थलग रहते हैं, लेकिन उनके फ़िक़्ह और दूसरे क़वानीन भी बड़े मुख्तलिफ से हैं। आपने नाम सुना होगा सैयदना, वो उनके इमाम हैं। वो बाकी हालात को तो जाने दे क्या हैं अंदर के, लेकिन उनके यहाँ भी ये मसाइल नहीं है कि कोई गरीब हो। कोई गरीब तभी होता है जब दूसरा उसका हक मार ले, खुद से नहीं होता। इसलिए कि हक अल्लाह ने दिए हैं, वो हक उनके पास पहुंच जाते हैं, वो रोक कर बैठ जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी रखी थी कि तुम्हें इधर पहुंचाना है, तो वो रह जाते हैं गरीब। मैंने यहाँ पर कई खुतबे दिए हैं जिनमें यह कहा कि कम से कम हिंदुस्तान का मुसलमान तो कभी गरीब नहीं था ही नहीं, इसे बना दिया गया गरीब, और जिसके असल जिम्मेदार खुद मुसलमानों में से हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद मुसलमानों में से हैं, बाकी तो फिर दूसरे भी जो आते हैं जो गैर मुस्लिम हैं वो सेकेंडरी नंबर पे, दूसरे नंबर पे कि इन्होंने उनके साथ साठगांठ कर ली। मैंने ये कई बार रखी है बात के असल में तो सिर्फ ज़कात का निज़ाम ऐसा है कि अगर वो सही तरीके से लोग ज़कात दें और सही लोगों को पहुँचे, ये दूसरा हिस्सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग ले जाते हैं उनके बजाय जिनको कुरान ने कहा है उन्हें पहुँचे, तो और उसके अंदर वो किसी तरह के इधर उधर के हीले नहीं करें गरीबों के नाम पर ले जाने वाले, तो गरीब बचेंगे ही नहीं खाली एक सिस्टम से। ये एडिशनल है, ये हिंदुस्तान के अंदर एक्स्ट्रा एक कि जो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी इनकम है उस ज़कात के निज़ाम से, वो औकाफ की है नहीं, हो सकती है। उसमें से मुझे अब परसेंटेज याद नहीं रही, मैंने किसी खुतबे में बताया था इसलिए कि तब बयान सुना था मिनिस्टर का, तो उन्होंने फिगर्स दी थी कि कितने परसेंट, गालिबन 80% से ज़्यादा को बताया था उन्होंने। इतनी तो ख़त्म हो गई जिसका कुछ पता नहीं है। औकाफ की, वक्फ की जायदादें जो बची हैं उसका उन्होंने कहा था कि 8,000 करोड़ सालाना इनकम है, आ रही है उससे कुल, जो कि उनका कहना ये था कि अगर सही मार्केट रेट के ऊपर मिसमैनेज नहीं हो और लोगों के कब्ज़े जो हैं जो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं वो ना हो, जो सही किराए देने वाले हैं जिनको दी गई है वो उनसे किराया लिया जाए, तो उनका कहना ये था कि ये 1% है, 1% ये इनकम, यानी ये तो 8 लाख करोड़ इनकम होनी चाहिए। तो 8 लाख करोड़ ज़कात से तो 25,000 करोड़ आते हैं हिंदुस्तान में। उस 25,000 करोड़ से गरीबी दूर हो जाएगी 7-8 साल में, कोई गरीब नहीं बचेगा अगर सही जगह जाने लगे। 8 लाख करोड़ तो 1 साल में ख़त्म हो जाए। ये हर जगह नहीं, हर मुल्क में है बात जगह। ये है तब जब 80% पे कब्जे हो गए, सिर्फ यही ठीक हो जाए तो। ये तो इसका एक पहलू था जो मैंने रखा था। एक दूसरा पहलू और सामने आया है, बहुत अहम है, जिसकी वजह से आज मैं फिर इस मौजू को छेड़ रहा हूँ। मुझे फ़ोन किया, यहाँ पहले रामपुर में रह चुके हैं अकरमुल जब्बार खान साहब, इनकम टैक्स ऑफिसर थे कभी, तो शायद उधर की बात है 1980 की, बहुत अच्छे करीबी ताल्लुकात थे, ठीक है, अलीगेरियन थे, मुझसे ज़रा से सीनियर थे लेकिन बहुत अच्छी तकरीबन दोस्ती के से ताल्लुकात थे। वो
फिर बात को प्रमोशन होता गया और वो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स होकर रिटायर हुए मुख्तलिफ जगहों पे, शायद मुंबई से। उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो आपके खुतबे में सुनता हूँ, ये इशू जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये लोगों तक पहुँचाइए। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ दूंगा उनकी दी हुई है और बहुत अहम है, वाकई पहुँचाने के लायक न सिर्फ है बल्कि इस पर लोग बैठे नहीं रह जाएं, कुछ करें, कुछ इदारे करें, कुछ लोग करें, अवाम करें। तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी उसमें से ये एक दूसरा रुख, जैसे मैंने आपको बताया कि वफ़ की जायदादें कहाँ कहाँ किस किस तरह किस किस के कब्ज़े में हैं। मसलन मुकेश अंबानी का घर वफ़ की जायदाद पर बना हुआ है। जब तवज्जो हुई तो अब उस पर एक मुकदमा है, चल रहा है। वो एक मुकदमे क्या करवट लेगा, उनके पास बड़े रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़राए हैं, नहीं मालूम। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज नहीं किया, कोर्ट ने मुकदमा लिया है। तो दिल्ली का ओबराय होटल जो है ये वफ़ की जायदाद के ऊपर है। बहुत बड़े हिस्से के अंदर बहुत प्राइम लोकेशंस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और दुकानें वो वफ़ की जायदादों पे हैं, ऐसे जैसे लखनऊ का हजरतगंज। सरकार के हिस्से में बहुत बड़ा हिस्सा है कब्जे में। ये वो चीज़ें जो ट्रेसेबल हैं। मैंने कहा 2-3 आप कहेंगे नाम ले लिए, जो ये खाली 2-3 नाम नहीं बल्कि सब मालूम हो सकते हैं कि कितने कब्जे में हैं और कितने में कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है। इन्होंने अभी 2016 का जो इलेक्शन हुआ था यहाँ यूपी में 2015 या 16 के अंदर, उसमें उन्होंने ये हमारे यहाँ खुद हमारे प्रधानमंत्री जी की तकरीरों के अंदर कब्रिस्तानों को बहुत उछाला गया था कि कब्रिस्तान दे दिए पिछली हुकूमतों ने, कब्रिस्तानों के लिए तो ज़मीन दे दी मुसलमानों को। ये तो सब वफ़ की जायदादों में कितनों पे कब्जा हो गया, वफ़ के हैं, सरकार ने नहीं दे दी। कुछ हिस्सा कहीं सरकार ने छोड़ दिया होगा कुछ वफ़ का, और कोई कब्रिस्तान कुछ रिलीज़ कर दिए होंगे इनके अपने मुसलमानों के, और जो कुछ दे दिए किसी ने एहसान नहीं किया। अभी तो बहुत बड़ी तादाद जितने हैं उसके 100 गुना जो हैं वो तो अभी कब्जे में हैं। कब्जे में मुसलमानों के भी हैं और कब्जे में गैर मुस्लिमों के भी हैं। तो वहाँ गुड़गांव के अंदर, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप लोगों को याद होगा कि नमाज पढ़ने के ऊपर बहुत मुखालफत हुई, बड़ा हंगामा हो कि ये लोग जुमे की नमाज एक वक्त की हफ्ते में इस मैदान में आके कैसे पढ़ेंगे, और फिर उनको आके भगा दिया गया कि नहीं पढ़ने देंगे यहाँ इस मैदान के अंदर। इसलिए कहीं मस्जिद नहीं है करीब जहाँ वो नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़े ना पढ़े इससे हमें मतलब नहीं, इस मैदान में नहीं होगी। तो इस पर गवर्नमेंट ने कहीं इंटरफियर नहीं किया कि भाई एक नमाज होने दो, कोई एश्योरेंस ले ले कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं बनेगी। हो रही थी पहले से नमाज वहाँ, मुख्तलिफ ऑफिस के लोग जो मुसलमान थे वो आ जाते थे, कहीं मस्जिद नहीं है तो वहाँ नमाज पढ़ लेते थे। फिर इन्हें जबरन रोक दिया गया। वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं के पार्टी के लोग आए थे रोकने के लिए। इनके औकाफ के एक अच्छे एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखा कि 19 मस्जिदें हैं जिन पर कब्जा है यहाँ गुड़गांव में, आप वो खाली करा दीजिए, इन्हें नमाज पढ़ने की कोई कमी नहीं रहेगी, किसी मैदान में इन्हें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पॉइंट आउट किया, निशानदेही की कि ये 19 मस्जिदें खाली करवा दी जिन पर दूसरों के कब्जे हैं, तो फिर नहीं पढ़ेंगे मैदान में। अब उसे ना तो नहीं कह सकते थे चीफ मिनिस्टर। वो सरकार के अंदर जैसे होता है, जो कुछ नहीं करना होता है, जैसे कार्रवाई होती है, बहरहाल वो डीएमवीएम को भेज दिया गया, सब बात खत्म। अब वहाँ चंद लोग हैं कर रहे हैं भागा दौड़ी। कभी डीएम के पास जाते हैं तो वो कहता है कि भाई आज नहीं, कुछ टाइम नहीं है, मिलने का टाइम नहीं मिलता। मिले कभी 2 मिनट को, मिले अभी फाइल नहीं आई है, मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, कुछ नहीं, आ जाएगी तो फिर बताएंगे।
अब ये तो बरसों चलेगा ऐसा। तो अगर किसी इबादत गाह के ऊपर कब्जा है और उनको ज़रूरत है और ये डिस्प्यूट, एक भी जगह नहीं उनके पास नमाज पढ़ने के लिए वहाँ, तो उसमें से कुछ तो फौरन दिला दीजिए, असल में तो सब दिलाइए। भाई ये क्लेम था कि बाबरी मस्जिद बनाई गई राम मंदिर की जगह, सही या गलत इस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो उनको दे दी गई, कोर्ट ने फैसला किया और उनको दे दी गई, एक मूवमेंट चला। अब कम से कम ये बात फाइनल हो जानी चाहिए कि फिर जो दूसरी इबादत गाहों पे कब्जे हैं वो भी दिला दिए, छोड़ दें लोग, और जो क्लियर है और जो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड कैसे है, और आप भी पता लगा सकते हैं कैसे होगा। रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड की एक वेबसाइट के ऊपर है, कई हैं वेबसाइट्स। तो एक वेबसाइट है जो सच्चर कमीशन की सिफारिश के ऊपर गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी कि बना लें, उस पर सारे रिकॉर्ड जो हैं वो कंप्यूटराइज करके डाल दिए जाएं, और सिफारिशात तो नहीं मानी गई, ये एक मान ली गई थी। वो वेबसाइट है मौजूद wamsi.nic.in। वामसी है वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, wamsi.nic.in। उस वेबसाइट के ऊपर रिकॉर्ड्स हैं सारे पूरे इंडिया के। एक तरफ आप खोलेंगे तो एक तरफ स्टेट्स के रिकॉर्ड है, स्टेट्स की लिस्ट बनी हुई है। अब मैंने खोला उसे, यूपी पर क्लिक किया, यूपी वेस्ट, तो वो आ गया फौरन, एक चॉइस आ गई क्लिक करने की कि डिस्ट्रिक्ट चूज करिए। फॉल डाउन मेनू के अंदर क्लिक करके देखा डिस्ट्रिक्ट सारे यूपी के दिए हुए थे, रामपुर क्लिक किया तो ये आ गया कि रामपुर में रूरल या अर्बन कौन सी तहसील, मैंने प्रॉपर रामपुर उसमें सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर कई लिंक नजर आए उसके ऊपर, जो पेज आया उस लिंक में एक था करंट स्टेटस। रखिएगा ध्यान में, शायद आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो कुछ इसमें कर सकेंगे या मिलकर कर सकेंगे लोग कुछ, बहरहाल बात को भी मालूम हो जाएगा। उस पर एक लिंक था करंट स्टेटस, वो करंट स्टेटस को क्लिक किया तो बहुत लंबी पूरी तफसील पूरे ज़िले की खुल गई। रामपुर प्रॉपर की लिस्ट पर मैं आया, दिया हुआ है कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे तो मुकदमा चल रहा है, लिटिगेशंस, और एक उसके अंदर वो है लिस्ट के 800 से ज़्यादा हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो क्लियर हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है उनके ऊपर, ये उनके रिकॉर्ड में है। अब उसे देखा तो ये लिस्ट आई के कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी है, किस मोहल्ले के अंदर वक्फ की। उनके आगे एरिया लिखा हुआ है कि ये इतनी है, शॉप है या मदरसा है या मस्जिद है या कब्रिस्तान है, और बहुत सी उसके हेड हैं मोहल्लों के साथ में। साइड में ये भी लिखा हुआ है कि वक्फ आईडी क्या है, इसलिए कि वो पेपर भर के जो भेजे गए मुतवल्ली जो भेजते हैं उसमें फॉर्म पर होता है वक्फ आईडी जो है, प्रॉपर्टी आईडी क्या है वो वहीं से अलॉट होती है, वो करके वो भी लिखी हुई। एरिया लिखा हुआ है कितना एरिया है इसका। गुइया तालाब का मैंने मोहल्ला देखा, 15 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, शॉप्स लिखा हुआ है वक्फ की हैं, एरिया 0, उसके आगे लिखा है 0, और जगह तो लिखे एरिया लिखा हुआ है 0 गुइया तालाब की सारी प्रॉपर्टीज पर। अब 0 एरिया कैसे हो जाएगा? वक्फ आईडी भी दी हुई है और प्रॉपर्टी आईडी भी दी हुई है, इसका मतलब वो बाकायदा पेपर्स हैं उसके, मुतवल्ली ने पेपर सबमिट किए हुए हैं जब ये आईडीज अलॉट हुई हैं, नाम है, जगह है, वो प्रॉपर्टी किस हैसियत की है ये है उसके ऊपर। तो 0 कैसे हो जाएगा एरिया? या तो भरा नहीं गया या डाला नहीं गया या कोई गड़बड़ है। जामा मस्जिद की वो इस नाम से है, जामा मस्जिद तहसील बदार सर्राफा, उसकी 26 प्रॉपर्टीज का एरिया 0 है, 26 प्रॉपर्टीज का एरिया इज 0। ये तो बहुत हैं, मैंने 2 नाम बता दिए आपको।
इस एक शहर के अंदर बहुत हैं जिनका एरिया 0 है, एरिया या फिल नहीं किया गया या कोई और गड़बड़ है, मालूम नहीं क्या गड़बड़ है। फिर उससे इनकम आती है, उसका रिकॉर्ड किधर है? उनसे जो भी इनकम आती है कितनी आती है? जब एरिया 0 है तो कैसी इनकम? तो फिर वो कोई इनकम का कॉलम भी नहीं दिया हुआ है। मुमकिन है किसी और उनके लिंक के ऊपर हो, उनसे खान साहब से पूछें जिन्होंने मुझे तवज्जो दिलाई थी और उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी भी। तो अब पूछे क्यों, और ये मैं बताऊंगा आपको बात को, आगे पूछने की क्या ज़रूरत है। ये खाली कोई ऐसे ही खुतबा नहीं है कि आपको कुछ बता दिया कि भाई ये भी हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी आप सारे रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं अपने घर पर, उस वेबसाइट को खोलने के बाद। अभी फिर उन्होंने ये बताया कि हमने चेक किया है, मतलब केस कैसे कैसे हैं, लिटिगेशंस के भी हैं, वो फिगर दी हुई है कि इतने के ऊपर मुकदमा चल रहा है। लिटिगेशंस में ये जैसे अंबानी वाला जो ये लिटिगेशन में है, लिटिगेशन में उन्होंने बताया कि हमने चेक किया तो एक महाराष्ट्र की एक प्रॉपर्टी, वहाँ मुंबई में एक लाल बाग है, बड़ा एरिया है, वो जो है वो वक्फ के नाम से लाल शाह वक्फ है, वो सारा जो है वो एरिया उसमें रिकॉर्ड में उनकी गवर्नमेंट की उस वेबसाइट के ऊपर जो एंट्री उन्होंने वो बताई अभी तो, और कुछ ख़त्म हो गया जो कुछ उसकी बात नहीं हो रही जो इस वक्त रिकॉर्ड पर है। तो उनको 71 एकड़ ज़मीन मुख्तलिफ जगहों से मिली होगी। कोई थे बुजुर्ग लाल शाह, उसके आगे भी एरिया 0 है। अब लाल बाग में किस जगह कौन किससे क्लेम करे? फिर और उसकी जब कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने इंक्वायरी की, ट्रेस हुआ, सूट फाइल किया गया कि ये ज़मीन वक्फ की है, ये जिन जिन के पास है वो वापस दिलाई जाए, गलत कब्जा का। मालूम ये हुआ कि ये मुतवल्ली साहब खा गए थे। सब जगह गड़बड़ यही है, टुकड़ों टुकड़ों में मुतवल्ली बेचते रहे जहाँ जहाँ गड़बड़ है। मुतवल्ली साहब ने एक बिल्डर को बेच दी, मशहूर बिल्डर है वहाँ के, और बेच क्या दी, मतलब लीज पर दी। लीज पर दी जा सकती है कानूनन वक्फ की ज़मीन, उनकी जो कमेटी है और वक्फ का जो डिपार्टमेंट है उनकी परमिशन से, ऐसे नहीं कि किसी भी ने भी अपनी लीज पर दे दी, ताकि उससे आमदनी हो। अगर कोई इनकम नहीं हो रही तो लीज पर दी जा सकती है, लेकिन ये कि उसकी गवर्नमेंट की परमिशन से या वक्फ डिपार्टमेंट की परमिशन से। मुकदमा हुआ, कानून बड़े अच्छे हैं सब, जितने वक्फ के कानून हैं। ये बात तो बहुत क्लियर है उसके अंदर थ्रू आउट, वन से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार जो वक्फ हो गया वो हमेशा के लिए वक्फ है, अब उसे कोई बदल नहीं सकता। तो वो वक्फ जो है वो फिर अदालतों के अंदर भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वक्फ की जायदादों पे जिन्होंने कब्जा किया उस मामले में फैसले का। ये अलग बात है कि कितने दिनों में फैसले होते हैं, लेकिन जो भी फैसले हुए उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है कि कहीं पे नाजायज़ कब्जे हैं तो अदालतों ने उनके खिलाफ फैसले किए हैं। अब ये जो वक्फ की, उसकी जब अदालत ने वक्फ डिपार्टमेंट में गया केस, उन्होंने फैसला किया नहीं वक्फ की ही जायदाद है, गलत बना लिया इन्होंने, बिल्डर्स ने खुद बना लिया और फिर कब्जा भी कर लिया। इन्होंने पैसे ले लिए होंगे मुतवल्ली ने, या मुतवल्ली नहीं, जिन्होंने भी बेच दिया, बात को मालूम हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे वक्फ डिपार्टमेंट की तो नॉलेज में नहीं लाया गया, दूसरे लोगों को मालूम हुआ। इस बात पर उन्होंने केस किया, सिविल कोर्ट ने फैसला कर दिया कि बिल्कुल इन्होंने वक्फ डिपार्टमेंट ने कर लिया, वो उसके खिलाफ अपील में गए बिल्डर। वहाँ पर भी यही हुआ कि वो क्रिमिनल वक्फ कहलाती है, उसमें गया केस, वहाँ से भी वो हार गए कि नहीं वक्फ की ज़मीन थी तुम्हें लौटानी होगी। वो केस गया, फिर हाई कोर्ट में गए वो बिल्डर जो हैं, वहाँ उनके बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट निकाला, इस मैटर की तो बात ही नहीं की फिर जिस पे वो हारते चले आ रहे थे। एक टेक्निकल पॉइंट निकाला कि अब नया कानून बन गया है कि एक फैसला करने वाले 3 जुडिशियस की 3 जजेस की बेंच होगी, वो करेगी ये फैसला, सिंगल जज नहीं कर सकता। जिसे भी उस वक्त ऑफिशिएटिंग ऑफिसर ये बनाया था, सिंगल उसे डिस्पोज केस को नहीं कर सकता। इसमें एक सिंगल ने किया था, उनका इन्हें राइट ही नहीं था। हाई कोर्ट ने इस टेक्निकल ग्राउंड पे केस खारिज करके कहा कि फिर जाओ, ये सिंगल जज ने फैसला गलत किया है, नहीं कर सकता था, वो अथॉरिटी ही नहीं थी, ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने तो ठीक किया, कानून ये है, लेकिन ये दोबारा उधर जाएगा केस, इसमें वक्त क्यों लगता है इतना? तो उन्होंने कहा कि हर जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2-3 महीने के अंदर अंदर 3 जजेस की बेंच बन जानी चाहिए फौरन, 2-3 महीने के अंदर, ताकि अब ऐसा कोई चीज ना आए। और अगर नहीं किसी ने किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो बन गई होंगी जब इतने सख्त रूलिंग आ गई। बहरहाल वो केस लटका हुआ है, जैसा भी है, जिस स्टेज में भी है, चल रहा है। ये हजारों एकड़ जमीन जगह जगह वो इस तरीके से मुख्तलिफ कब्जों के अंदर है, और इनिशियल तो ऐसे गवर्नमेंट कब्जा नहीं कर सकती, और ऐसे कोई अंबानी भी कब्जा नहीं कर सकते जब तक उसके जो मुतवल्ली हों वो जब तक ना मिले हुए हों, तब तक कोई कब्जा नहीं हो सकता। वो तो ये मोटी रकमें खा जाते हैं और उसके बाद फिर ये कह लीज पर दे दी, बिल्डर को दे दी। अब कौन पूछ रहा है क्या हुआ, लीज पे थी नहीं थी, उन्होंने अपनी बिल्डिंगें बना दी, वो कमा रहे हैं, अब बात खत्म हो गई। ओबराय होटल कौन तोड़ेगा, हजरतगंज कौन बुलडोजर चलाएगा, अंबानी की बिल्डिंग कौन गिराएगा? समझ में आता है कि तो बड़ा नामुमकिन सी बात है। खान साहब ने कहा कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बात यह है कि नहीं गिराया जा सकता ना, अब नहीं हटाया जा सकता, इसके बदले लैंड अलॉट कर दो, कहीं उतनी लैंड दूसरी जगह दो, या कोई कंपनसेशन दिलवाओ। तो ये नहीं कह रहे कि इस पर बुलडोजर चला दो, इसके बदले जब प्रॉपर्टी साबित हो गई और वो उसको अगर किसी वजह से पोजीशन नहीं दिया जा सकता और उसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट है, लोगों का नुकसान है उस पोजीशन को आज हटाने में, तो उसके बदले दूसरी जगह लैंड अलॉट कर दो, इतनी कंपनसेशन दे दो। तो हो सकता है बशर्ते कि केस साबित हो जाए। केस ज्यादातर आज तक साबित होते रहे हैं जो गए हैं वो, बाकी हो रहा है तो लोगों को पता ही नहीं चलता, कोई करते ही नहीं। कोई बहुत ही कोई पर्सनल इंटरेस्ट वाला होता है वो अपने घुसता है, उसके अपने आप कोई मामला होता है जाती। तो और या ये कि इस तरह का केस से कुछ लोग लगे हुए हैं तो वो उनके अपनी जिंदगी के काम कारोबार है। फिर प्रॉब्लम एक ये भी मालूम हुई कि स्टाफ नहीं है, गवर्नमेंट ने इतना स्टाफ दिया ही नहीं है जितनी एंट्रीज करें। अभी इन्वेंट्री का ही यानी उसके ऊपर एंट्री करने ही का इतना काम है कि वो जो जितना सा स्टाफ है किसी एक जगह ऑफिस में वो नहीं कर सकता उसे, पूरे इंडिया में या पूरे स्टेट में जितना स्टाफ दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि मुसलमान ऑफर करें, कम्युनिटी ऑफर करें, हम करेंगे, हमें दे दो इन्वेंट्री, खर्च आएगा। ये प्रोविजन उसमें है कि इसका काम करने के लिए वक्फ की जायदाद का काम करने के लिए जो खर्च होगा वो उसकी इनकम में से दिया जाएगा। लोग लग जाएं, दे दिए जाएं, स्टाफ दे दिया जाए, उसकी सैलरी भी उसी की, जब इनकम होगी तो उसमें से मिलेगी, जब रिलीज होंगी तो इनकम भी होगी। इसमें इनिशिएटिव तो पूरी कम्युनिटी को लेना होगा। 4-5 लोग अगर गुड़गांव में भाग दौड़ कर रहे हैं, उन्हें भगा दिया जाता है कभी और हो गया अरसा एक, वहाँ डीएम ने अभी हाथ ही नहीं रखने दिया। लेकिन अगर मूवमेंट खड़ा हो जाए तो फिर फौरन फोन भी आते हैं, ऊपर से भी आते हैं, उन्हें मुतवज्जो होना पड़ता है, फौरन फाइल चीज़ों मूव होती हैं। तो ये 3-4-5 लोगों को घास नहीं डाली जाती, एक मूवमेंट खड़ा हो तो सब कुछ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कई साल पहले ये औकाफ जिनके अंडर में था, जिन मिनिस्टर के सेंटर, उन्होंने बताया कि इसकी इस वक्त जो कुछ बचा है उसकी इनकम 8 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए पर ईयर। तो ये तो खाली खाने को नहीं मिलेगा इन्हें, तो सब ऐसे हो जाए कि ये हर एक कुछ मिस्कीन का यही इलाज होना चाहिए। हल यही बताया कुरान ने, ये नहीं कहा एक वक्त की रोटी दे दो, फिर क्या करेगा आगे, खाना खिला दोगे तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना है। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, ये क्या कर रहे हैं लोग, ये मिस्कीन के खाने, मिस्कीन वो जिसकी जिंदगी बिल्कुल जाम हो गई है, उसके खाने के अरेंजमेंट के बारे में नहीं सोच रहे कि उसके लिए कुछ एफर्ट्स करें और कोशिश करें। ये कोशिश करने वाले जो हैं, फिर वक्फ की बात ये होती है कि वक्फ अल्लाह होता है, वक्फ अल्लाह औलाद होता है, मुख्तलिफ तरह के वक्फ होते हैं कि किसी ने अपनी ज़मीन को दे दिया कि भाई ये वक्फ अल्लाह, अब उनकी औलाद को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, उसको बेचा नहीं जा सकेगा, लीज पर दिया सकता है, वक्फ की कोई प्रॉपर्टी कहीं नहीं बेची जा सकती।
लेकिन गायब हैं सब, कब्जे हो गए, रिकॉर्ड से भी निकल गए। बात इस हद तक है, उन्होंने बताया कि ये लाल शाह बाबा वाली जो प्रॉपर्टी थी, खान साहब ने बताया, उन्होंने जो चीज़ें मुझे भेजी उसमें, कि बात इस हद तक है कि वो उसमें उन्होंने कहा अभी रिसेंटली इसी फरवरी के महीने में उन्होंने फिर देखा खोल के कि इस वक्त स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है। तो पहले नहीं लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ है टू बी डिलीटेड, यानी इस एंट्री को डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो ऐसी कितनी लाखों कितनी एंट्री डिलीट कर दी गई होंगी। किसने ऑर्डर किया टू बी डिलीटेड? केस तो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर आया है, अब फिर लोअर अदालत के अंदर आया। तो उनका कहना ये क्या सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ऊंची अथॉरिटी है जिसके ऑर्डर से ये हो रहा है कि इस एंट्री को हटा दो? अब ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो एक दफा जरा सी उंगली यूं हिलानी पड़ती है, खत्म, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब कोई कहां से लाएगा? उनका रिकॉर्ड बहुत से वो होंगे आपको जो मिल जाएंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से है, उनका रिकॉर्ड सब है, उधर भेज दिए जाते हैं, जो डंप हो जाते हैं वहां से मिल जाएंगे। तो अभी तो बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पूरी कम्युनिटी के लिए, ये तो हिंदुस्तान की सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी होनी चाहिए। मुसलमान इसके लिए डिमांड करें, एक मशवरा यह है कि करना चाहिए। और जो लोग नॉलेजेबल हैं, मैंने तो इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफर की है, बस जो इसके लिए ज़्यादा सीधे जाते हैं उनसे कांटेक्ट करें, जो कुछ लोग खड़े हो, तो बाकी लोग उनका साथ दें। लेकिन इसे कम्युनल इशू नहीं बनाएं, कम्युनिटी का तो है। हमारे गैर मुस्लिम भाई बहुत बड़ी तादाद में साथ देते हैं, उनको लेकर चलें कि देखिए हमारा ये कब्जा हो गया। बहुत आ जाते हैं उनमें से कि ये तो वाकई पेपर दिखाएं करें तो आपके साथ जुल्म हो रहा है, हम साथ देंगे। इस तरह के एजिटेशन को लेकर न चलें जो खाली एक मुसलमानों का अलग से हो जाए। बेसिकली तो स्टार्टिंग जो है इन्होंने दे दी, फिर कुछ बड़े गैर मुस्लिमों के कब्जे में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे अभी कुछ नाम आ गए, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खुद मुसलमानों ने इधर उधर कर दिया। अरे जो ऐसे ही ये तो छांटते रहते हैं ना, कब्रिस्तानों मस्जिदों में से काटते रहते हैं ज़मीन, जिसका कहीं कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड पर है इतनी और एक्चुअल में निकलेगी जरा सी, लेकिन लोग काट काट के खा गए। ये पब्लिक ने काटता है, जो अनइंटरेस्टेड हो तो मतलब मैं कहाँ चक्कर में इतना पढ़ूँ, फिर जाऊँ मुकदमे में मुझे ही बुलाया जाएगा, मैं कहूँ अपना खर्चा करूँ, क्या करूँ। तो कुछ कह सुन दिया ज़्यादा, इस दर्जे का कोई हो हर बात पे मुकदमा लेके दौड़े। असल में ऐसे कम्युनिटी को कॉन्शियस होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए कि नहीं होने देंगे, कहीं अगर हो भी रहा है तो नहीं होने दें। गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो फिर उसके लिए भी ये होता है कि भाई सूट फाइल करेंगे, लेकिन लोगों को तो आपस में कितनों को तो ज़बरदस्ती रोका जा सकता है, उसमें कोई हिमायत ना करे। तो मेरे घर वाला है मैं नहीं बोलता, मेरे जानने वाले नहीं बोलता, ये नाइंसाफ़ी तो हर मामले में गलत है। ये बेची नहीं जा सकती बुनियादी तौर पर। क्यों? अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दी। क्या सारी ज़मीन अल्लाह की नहीं है? असल पोजीशन तो ये है, कुरान ने कहा कि अर्ज़ुल्लाह, कई जगह कहा अल्लाह की है ज़मीन। एक हदीस से शिया रिवायात में मिलती है, इमाम मूसा काजिम थे कि उन्होंने कहा कि सारी ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह ने इसको वक्फ के तौर पर इंसानों को दे दिया है, फ़ायदा उठाओ, इस्तेमाल कर लो। अब इसमें शिया सुन्नी की बात आ जाए, तब शियों की तरफ की हदीस है, कुरान कह रहा है ये बात, इसलिए वो सही है बात जो कुछ भी है। वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्ज़, आसमानों में जो कुछ भी है, ये ज़मीन जितनी पूरी है, ये अल्लाह की मीरास है, उसने इस्तेमाल के लिए दे दी है। इस्तेमाल के लिए दे दी है तो फिर उसके जो ज़ाब्ते बनाए उसका ख्याल रखोगे नहीं रखोगे? नहीं रखोगे तो फिर उसके कानून का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर तो खूब कब्जे कर लिए, चाहे वो अपनी बहनों का मार लिया, चाहे वर्षा मार लिया, चाहे वक्फ, ये अल्लाह की ज़मीन जो उसने सारे इंसानों के लिए वक्फ की थी, उसको इंसानों के जरिए जिनको मिल गई थी उन्होंने फिर आगे और पिन पॉइंट करके, अब इस लॉ में वो तो अल्लाह के कानून में था ना, कुरान में अल्लाह की ज़मीन, उसे तो कोई सुनता नहीं। अब उसमें ये हुआ कि किसी ने ये उसको अल्लाह का नाम लेकर इस कानून के अंदर अल्लाह की ज़मीन बना दिया। इसे यहाँ का कानून मानता है कि हाँ ये अल्लाह की ज़मीन है, अब ये बेची नहीं जाएगी। हाँ, इससे फ़ायदा जो है मुख्तलिफ दीनी फ़ायदा मिल्लत को पहुँचता रहेगा और जाता रहेगा, उसमें ज़रूरतमंदों के मसाइल भी हल होंगे, उसमें मस्जिदें भी बनेंगी। अब कितने रिकॉर्ड ऐसे हैं
जो उन्होंने बताया कि 19 सेंचुरी चले जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है सब, कि बेपनाह ज़मीनें जो हैं उस पर लिखा हुआ है कि इतनी जो है वो वफ़ की ज़मीन, इतने में मस्जिदें बना दी, इतनी दरगाहें बन गई, इतने मदरसे बन गए, और ना वो मस्जिदें एग्जिस्ट करती हैं, ना दरगाहें एग्जिस्ट करती हैं, ना उन मदरसों का पता है। उस पर कागज़ पर दिखा दिया, और वो अंदर के कागज़ वागज़ किसी को पता ही नहीं चलते, और वो ख़त्म हो गई। वो कहीं बेच दी, कहीं मिलजुल कर सांठ-गांठ की इधर उधर से कर लिया। इसमें कम्युनिटी के अलर्ट होने की बात है। आपका पैसा, यानी आपका से मतलब मालिक नहीं है आप, आपको फायदा पहुंचाने वाला पैसा, जिसके प्रोसीड्स और जिसके मुनाफा, वो सब आपकी कम्युनिटी का है, आपकी कम्युनिटी के लिए है, बेचा नहीं जा सकेगा, रहेगा। तो जो कब्जे में है उसे कब्जे को खाली कराइए। कहते कि अगर कम्युनिटी खड़ी हो जाए, इसलिए कि केस तो कोई एक भी जाता है तो वो रिजेक्ट नहीं होता, लिया जाता है, कोई कहीं इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो अदालत लेती है, और रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कानून भी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ ये कि किया नहीं जाता और कोशिशें नहीं की जा रही हैं। इस सारे को कौन करेगा? ये जिसकी 8 लाख करोड़ इनकम हो सकती है, कम्युनिटी करेगी, कोई एक आदमी तो नहीं करेगा। ये जब तक कॉन्शियसनेस नहीं होगी और ये फहम नहीं होगा और ये समझ में नहीं आएगा, वरना ये कहा है बड़ी शदीद, उसके ऊपर वहीदे हैं, ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा, खा जाते हो सब उसका वर्षे का माल समझकर, आप तो विरासत का दूसरों का हिस्सा भी सब खा जाते हो, सब समेट समेट कर। वह तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, ये माल की मोहब्बत भर गई, जम गई है दिलों के अंदर। इसका हिसाब देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कुरान में ये अल्फाज हैं, व इलैयल मसीर, वापसी तो मेरी तरफ है, ठिकाना आखिरी तो मेरे ही पास है, व इलैना तुरजाऊन, हमारी तरफ आओगे लौट कर। यकीन क्यों नहीं इन लोगों को कि हमेशा की जिंदगी के अंदर अजाब होगा, और बहुत से मौक़ों पे यहाँ दुनिया में होगा। क्योंकि हमारे कानून, इसका तर्जुमा असल ये है, या मफहूम असल ये है कि मेरे ही कानून की तरफ वापसी है। इलैना तुरजाऊन, हमारे ही कानून की तरफ तुम्हें लौट कर आना है, हमारे कानून को फेस करना है, तुम्हें उसका सामना करना है। ये धड़का नहीं लगा रहता इसलिए कि यहाँ पर पकड़े नहीं जा रहे, यहाँ के कानून में नहीं है, और यहाँ के कानून में है भी तब भी ये कि जो लोगों को मालूमात नहीं है, जो गरीब हैं बेचारे फाके कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, करते हैं तो उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं कि कर सके, तो सब लोग खड़े हों, और इसमें सबका भी फ़ायदा है। वो जो मिडिल क्लास है औसत, उनका भी फ़ायदा है। एक कम्युनिटी प्रॉस्पेरस होती है तो एक हो जाती है हमेशा के लिए, फिर उसकी एक ताकत होती है, उसकी एक पावर होती है, उसकी बात सुनी जाती है। गरीबों की नहीं सुनता कोई। ये तो कभी गरीब थे ही नहीं, इनको गरीब बना दिया गया। और बहरहाल अब उसका रिवर्सल के लिए कुछ लोग कहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक ये हैं। तो कांटेक्ट जो लोग करना चाहें कर लीजिएगा। पुणे में रहते हैं अकरमुल जब्बार खान साहब, मुझसे नंबर ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा कि उस सिलसिले में कोई लोग एक्शन कुछ लें करें। लेकिन एक बात है जो ज़रा तशवीश की है, अब शुरू हुई ये बात, अब से 20 साल पहले होती तो अब तक पता नहीं क्या कर लिया होता, सब लोग खड़े होते, एक मूवमेंट बनाया होता। अब मूवमेंट बनाने में 4-5 साल लग जाएंगे। होता क्या है, एक केस बताता हूं आपको। राजा साहब महमूदाबाद का केस चल रहा था 1970s से, उनकी ज़मीनों का, लाखों एकड़ ज़मीन, लखनऊ में, बाराबंकी में, सीतापुर में, नैनीताल में, वो चलता रहा केस। उनको डाल दिया गया था एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर, उनकी सारी ज़मीनों को। एनिमी प्रॉपर्टी का एक लॉ बना हुआ है, वो लोग जो पाकिस्तान चले गए उनका ये एनिमी प्रॉपर्टी है, उनके बारे किसी उसको नहीं मिलेगी। और अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई किसी को देकर गया था तो बात अलग है, ये एनिमी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी। या वो कहीं मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ अगर काम, जिन लोगों ने उसके अंदर हिस्सा लिया था तहरीक आज़ादी में, दूसरी जगह वो एनिमी प्रॉपर्टी में आएगी और वो सरकार ले लेगी, उसमें से नहीं देगी। वो अगर साबित भी करेंगे कि हम इसके वारिस हैं या हम रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुकदमा लड़ा 2005 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एनिमी प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, और जब नहीं आएगी अब क्लियर हो गया उनके लिए रास्ता। अब फिर आ गया वो केस, बात वहां तक तो जाके यही हुई कि एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये लाखों एकड़ ज़मीन के, लेकिन अभी उन्हें 1 इंच ज़मीन भी मिली नहीं है। क्यों नहीं मिल सकी? केस हैं जगह जगह अदालतों के अंदर बहुत सी। ये नैनीताल का मेट्रोपोल होटल भी उन्हीं की ज़मीन पर है, बहुत मशहूर होटल है, बड़ा होटल है। तो इसलिए नहीं कहीं पे मिलने का कोई आसान, कि खटाखट जो है वो इमरजेंसी कानून बन रहे, ऑर्डिनेंसेस। कानून क्या, असेंबली पास ही की ऑर्डिनेंस पास हो गया,
उस लोग को डिफीट करने के लिए और कि वो प्रॉपर्टी रिलीज नहीं हो जाए और उस पर कब्जा बाकी रहे, उसके लिए बहुत से इस बीच में जल्दी जल्दी इमरजेंसी उन्होंने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है तो इसे मिल जाएगी, मिलने न दें उसके लिए खटखट इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस आ गए। ये तो एक आदमी है, पूरी कम्युनिटी अगर खड़ी होती तो ये एनआरसी सीए के लिए जो खड़ी हुई थी या खड़ी हुई थी तो उस पर कुछ ना हो जाता। ये कौन से राइट्स के लिए खड़े होते हैं? ये तो सारे उसमें जब ये समझ रहे थे कि हमारी शरीयत खत्म हो जाएगी सबका, तब नहीं खड़े हो सके। अब तो ये कुछ गरीबों के लिए खड़ा होना है, ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्ट फायदा पहुंचेगा, इसके लिए कितने खड़े हो जाएंगे और फिर कितने कानून आगे जो हालात आ रहे हैं उसमें आगे बना दिए जाएंगे। और अगर वो हुआ जो मैं कहता रहा हूं कि कुछ नहीं, कानून बदल गया, ये सब खत्म हो गया कानून, अब एक हिंदुत्व का लॉ अलग आ गया है और ये जो कुछ भी है सब गवर्नमेंट का है, तुम्हारी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये तो तुम्हारी अभी जो पर्सनल है ये भी तुम्हारी नहीं, तो फिर सारी बात ही खत्म हो गई। अब मूवमेंट चलाएं, वहां तक पहुंचे। मैं ये नहीं कह रहा न चलाएं, जरूर करें। अभी आगे क्या होता है वो एक प्रोसेस वहां तक चल के तो आना चाहिए, वहां तक चल के एक प्रोसेस। क्या कानून बदलते हैं, फिर वहां तक का प्रोसेस रिकॉर्ड में तो हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो वो रिकॉर्ड में जो हो गया वो आगे काम आएगा, वहां से उठाकर फिर आगे जा सकता है कि बीच में ये गड़बड़ कर दी गई थी। अगली सरकारें जो है उस कानून को, अगर कोई इमरजेंसी ऑर्डिनेंस बन गए तो उसे कैंसिल कर सकती हैं, कानून बना सकती हैं। होगा जब ये कम्युनिटी अवेयरनेस होगी तो इसकी है ज़रूरत के लोग जो है वो इस सिलसिले में कुछ बड़े फोरम, कुछ बड़ी तंजीमें और अवाम भी अपने मुख्तलिफ जैसे वो अपना बना लें इसके लिए कोई कि एक हमने इस काम को ले लिया, इधर यहीं की ज़मीनों को देखिए, आप अपने यहाँ के एरिया के देख लीजिए, हर एक अपने शहर वाली के देखने के लिए एक बना लें कुछ। यहाँ हैं कई लोग जिनको काफ़ी मालूमात है कि ज़मीनें कौन कौन सी क्या हैं, तो बताया सब वेबसाइट पर है इन्फॉर्मेशन। कुछ नहीं समझ में आए तो यहाँ बहुत से लोग हैं, ये आते हैं नमाज़ पढ़ने करीब में, शाह मलिक साहब के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है वफ़ की ज़मीनों या लॉज की, मशवरा कर लीजिएगा। वरना ये कि अपनी बनाने के बाद आपको खुद बहुत कुछ मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन जिस पर आप प्रोसीड कर सकते हैं ईमानदारी के साथ में। तो हर जगह पर, हर शहर में कुछ लोग करें और करना चाहिए। उन्होंने मुझसे अपील की थी कि मैं कहूँ कि मैं जो कि ये एक इज्तिमाई मफाद की बात है, मिलत के मफाद की, और खुतबे के मकसद में से एक ये है, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं यहाँ पर आपको इस सिलसिले में बता दूँ और एजुकेट कर दूँ। तो उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें, वो और बहुत सी डिटेल दे देंगे, लेकिन अपने शहर की चीज़ों के लिए तो फिर कुछ करना स्टार्ट कीजिए। हम स्टाफ दे सकते हैं, उनको वहाँ एम्प्लॉयज़ रखवा सकते हैं। इस चीज़ की वजह डिमांड की जाएगी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे जगह जगह आउटसोर्स कर दिया ना, गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ों को आउटसोर्स कर दिया, यानी हमारे पास स्टाफ नहीं है, पैसे जा रहे हैं, वो हमारा काम करके दे रहे हैं दूसरे, इसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो आउटसोर्सिंग कर देंगे, कर दें वो, हम करा देंगे, उसकी इनकम आउटसोर्सिंग की जो है उसी से ले ली जाए, वफ़ की इनकम से ले ली जाए, इनकम बढ़ने की बात भी हो, लेकिन तब होगा जब कुछ इसके लिए लोग करना शुरू करें। तो कम से कम कुछ लोगों को तो हर जगह पर होना चाहिए ऐसा जो इसमें हिस्सा लें और फिर इस गुर्बत को ख़त्म करें। ये तो जब अभी कितना अरसा इसमें लगेगा, कुछ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, लीगल गुंजाइशें पूरी हैं कि हो सकता है, और अभी तक का लॉ का रिकॉर्ड ये है कि कानून बहुत अच्छे हैं और कानून जब फैसले होते हैं तो वो अच्छे फैसले होते रहे। तो इसकी बुनियाद पर ये एक तहरीक जो है चलनी चाहिए, उन जगहों के लिए भी चलनी चाहिए जहाँ मुसलमान नहीं चला सकते, मस्जिद के लिए वहाँ गुड़गांव वाले कर रखे हैं, ये बजाय 2-4 लोगों के ऊपर छोड़ देने के। मूवमेंट बनाएंगे तो फिर डीएम को मंगानी पड़ेगी, फाइल सामने लानी पड़ेगी, वरना वो खड़े होकर ऐसे कह देते हैं वो अभी आई नहीं है, रिपोर्ट मंगाई है, ख़त्म। उसके बाद कितनी दफ़ा तो अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो मिलते ही नहीं। ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ का मुसलमान तो हमेशा प्रॉस्पेरस था और हमेशा अच्छे हालात का था, लेकिन इनके पैसे दूसरे खा गए और वो दूसरे जो हैं वो भी इन्हीं में से हैं, अपनों में से हैं, मुसलमान कहलाने वालों में से हैं। अपने तो कहना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन मुसलमान कहलाने वालों में से हैं। तो इस की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मैंने आज आपके सामने ये बात रखी है। अल्लाह कुछ लोगों के दिल में डाल दे कि वो इसके लिए कमिट करें कि हम कोशिश करेंगे इस सिलसिले में। उनके रेफरेंस नंबर या उनके खसाब के चाहिए होंगे तो मुझसे ले लीजिएगा,
ताकि वो और आगे इसमें गाइड कर सकें, इसलिए कि उनको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उनके दिल को लगी हुई है, बात उन तक भी पहुंच रही होगी। मैंने अगर कुछ अधूरी कही हो तवज्जो दिला देंगे। असल में बात तो ये है कि जो खुद अपने लिए नहीं करते तो अल्लाह उनके लिए नहीं करता। अपनी कौम की हालत, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कोई कौम के हालात तब बदलते हैं जब वो खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये ग्रुप की बात कही, कौम की, वो खुद अपने लिए करना चाहें, जो अपने लिए करना चाहें तो हालात बदलेंगे, नहीं करना चाहें तो बहरहाल ज़लील व ख़्वार हैं, मज़ीद ज़लील होते चले जाएंगे। अल्लाह कुछ लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ये काम कुछ बुनियादें पढ़ें, हर जगह पढ़ें, हर शहर में पढ़ें जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, और इस पर कोई प्रोग्रेस हो, कुछ शुरू हो, जब एक जगह आई तो ये दूसरी जगहों पर भी आए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल करीमुल मलिकुल बर्रुर।